हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और क्वेश्चन के इस सिलसिले को इस लेक्चर में भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, क्रैमर्स रूल के बारे में देखा, 3 वेरिएबल में किस तरीके से लगता है। और अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन की जर्नी को बढ़ाएंगे और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन एम्पेयर इज। आपसे पूछा है एम्पेयर में ये जो बैटरी है, ये जो आई करंट है, ये कितना है ना। मतलब मैंने यहाँ आई करंट ले लिया है, अदरवाइज अगर आई करंट नहीं भी बोला जाए तो आपसे क्या बोला है, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ये बैटरी कितना करंट सप्लाई करी, और सप्लाई करने का मतलब एक एरो अपवर्ड है ना। आगे चलकर एक सेपरेट टॉपिक है पावर एब्जॉर्प्शन एंड पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्सेस, वो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि सप्लाइड का मतलब है कि बैटरी से करंट जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अपर एरो है। चलिए, ये करंट आपसे पूछा है और यहां पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स भी है जिसकी डिपेंडेंसी I2 है, और ये I2 का क्लू यहां पे गिवन है। तो आपको आंख बंद करके देखिए, ये अगर करंट निकालना है थोड़ी देर के लिए, तो ये करंट निकालना, तो इस पोटेंशियल से लगा के अगला पोटेंशियल ये है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए V1 पोटेंशियल बोल देता हूं। अगर ये V1 फाइंड आउट कर लेते हम लोग, ये V1 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट है I, ये हो जाएगा 1 माइनस V1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी, हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने ये V1 फाइंड आउट कर लिया तो 1 माइनस V1 की वैल्यू यहां रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पूरा दारोमदार इस V1 पे है। और कोई नोड नजर आ रहा है क्या मुझे? नहीं आ रहा है, तो मैं इसको रेफरेंस नोड मान लेता हूं और मैं नोडल एक्सप्रेशन लिख देता हूं। नोडल एक्सप्रेशन लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, V1 पे नोडल एट V1 नोडल एट V1 लिख रहे हैं हम लोग। तो यहां से V1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अगेन आपका क्वेश्चन होगा सर करंट मेंशन है तो आई क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आई तो हमें निकालना है। अगर मैं आई यहां ले लूंगा तो मैं एक और अननोन बढ़ा लूंगा अपनी इक्वेशन में, तो वो मैं नहीं चाहता। समझ में आ गया ना अब आपको कहां पे? देखिए, मैं वो जो एक शुरू से लाइन बोलता था कि आपको किसी नोड पे खड़े हो जाना है, जिस ब्रांच में करंट मेंशन नहीं है वहां पे आपको क्या मान के चलना है कि वहां से आउटगोइंग हो रहा होगा। मतलब इसको आप हायर पोटेंशियल एज्यूम कर लीजिएगा और मेंशन, आप जो भी इक्वेशन है वो हायर पोटेंशियल मान के लिख लीजिएगा। और ये भी बोलता था कि जिस ब्रांच में करंट मेंशन है तो करंट डायरेक्टली ले लेना। बट जहां पर करंट सिर्फ मेंशन तो है बट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, बट अगर उसको हम लोग लेंगे यहां पे तो ले तो सकते हैं, बट वो अननेसेसरी हमारा क्या बढ़ाएगा, यहां पे अननोन बढ़ा देगा। इस वजह से मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दी, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो अब मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्या करें, V1 और अगला पोटेंशियल कौन सा, 0, V1 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1 और 1 2, ठीक है। चलो, इधर भी I2 बढ़ाने की जरूरत नहीं तो अननेसेसरी हो जाएगा। इक्वल टू नहीं, क्योंकि ये आउटगोइंग है ना। अब आउटगोइंग, अब हम लोग नहीं बच पाए क्योंकि एक I2 तो हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन था, I2 की जगह हमने V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, ऑप्शन था तो हमने लिख दिया। बट यहाँ पे हम लोग नहीं बच पाए, I2 लिख दिया। बट हमें ये चीज भी पता है कि I2 को अगर मैं रिप्लेस करूं तो क्या मैं I2 को ऐसा लिख सकता हूं, या इस ब्रांच में करंट है, ये 2 पोटेंशियल है, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है कि I2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ V1 बाई 2, बिल्कुल लिख सकता हूं। बस यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो V1 माइनस 1 प्लस V1 बाई 2 प्लस I2 की जगह मैं लिख दूंगा V1 बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितने V हो गए, आधा और आधा 1 और 1 2, 2V1 इक्वल टू 1, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 इज द V1, और V1 अगर आ गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 1 बाई 2 एम्पेयर। तो करंट, ये बैटरी कितना करंट प्रोड्यूस कर रही है, 1 बाई 2 एम्पेयर करंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि नहीं? दिखने में क्वेश्चन बहुत बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई डोंट नो कौन सा ईयर में है, बट गेट का क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने गेट के सैंपल लिए ताकि आपको मैं बताऊं कि गेट में किस तरीके से वेरिएशन होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपसे, जस्ट स्टिक टू द फंडामेंटल्स। आपने जो फंडामेंटल सीखे, स्टिक टू द बेसिक, स्टिक टू द फंडामेंटल्स। जो आपने बिल्कुल जीरो से जो चीजें सीखी है उसको इंप्लीमेंट करना है, बस। मजा आ रहा होगा।
आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन सही भी कर दिया होगा, मुझसे पहले भी कर दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, फाइंड वी एंड आई। वी एंड आई कहां दे रखा है? वी एंड आई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए वी और आई फाइंड आउट करना है तो दो तीन चीजें चलते हैं जल्दी से। अभी तो आपको नोडल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं, इसी वजह से दिमाग में बाय डिफॉल्ट पता होगा कि सर नोडल ही लगाना है, बट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन में हो सकता है बिना नोडल के भी आंसर आ जाए, है ना। बट मैं ये बोलूंगा कि आपको आपका जो दिमाग है वो ऐसा ही फ्रेम करिएगा कि 95% क्वेश्चन में नोडल ही से ही हम सॉल्व करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाएगी। ठीक है, चलिए तो नोडल देखिए, नोडल क्यों लगाना है मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्यों नोडल की आवश्यकता हमें पड़ेगी या क्या दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। देखिए यहां पर ये V पूछा है हमसे, ये करंट पूछा है। ये V वोल्टेज तभी आएगा जब ये करंट की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, क्योंकि करंट अगर आ जाएगा तो रेजिस्टेंस इनटू दिस करंट, तभी हमारा V निकल के आएगा। मतलब V तभी निकलेगा जब ये करंट की वैल्यू आएगी। अब ये करंट की वैल्यू कब आ सकती है? करंट की वैल्यू तब आ सकती है जब इधर भी करंट पता हो, इधर भी करंट पता हो, तभी हो सकती है। और इधर भी करंट अगर हमें पता करना है तो अगर ये पोटेंशियल हमें पता चल जाए थोड़ी देर के लिए, कौन सा, कोई भी पोटेंशियल V मान लेते हैं, तो ये V पोटेंशियल पता चल जाएगा तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल के बीच में हम लोग डिफरेंस करके करंट निकाल लेंगे। वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, तो करंट आ जाएगा। यहां पर भी अगर ये पोटेंशियल पता चल जाए हमें तो इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच में थोड़ी देर के लिए इसको V1 और इसको V2 मान लेता हूं। इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच में अगर ये दोनों वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हमने नोडल से किसी तरह, क्योंकि ये देखिए ये V1 है तो ये भी क्या है आपका V1 है, सेम नोड है। V1 और V2 अगर पता चल गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस नोड हो जाएगा, दैट इज अवर रेफरेंस नोड, है ना। देखो बातों ही बातों में हमने नोड भी असाइन कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर ली नोड और उसकी वैल्यू भी असाइन कर ली। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्या ये वोल्टेज V2 की जगह ये डायरेक्टली V आ जाएगा क्या? ये अगर ये वोल्टेज नहीं होता, है ना, आपका क्वेश्चन, आपका डाउट हो सकता है कि सर क्या ये V वोल्टेज डायरेक्टली यहां अपीयर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये तब हो सकता था अगर ये वोल्टेज नहीं होता, तो ये वोल्टेज नहीं होता तो ये भी ग्राउंड पोटेंशियल होता, उस केस में ये V वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ का नोडल वोल्टेज होता है ना। ये टेक्निक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग कई सारी जगह पढ़ चुके हैं कि नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के बीच में अगर एक ही एलिमेंट लगा हुआ है तो वही वोल्टेज उस नोड का वोल्टेज हो जाता है। बट इस बार ये 20 वोल्ट है, इस वजह से नहीं होगा। चलिए तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन है कि V1 और V2 अगर आ गए तो बाकी करंट हम कहीं पर भी, इस ब्रांच में भी करंट निकल जाएगा, इसमें भी निकल जाएगा, तो ये करंट हमारा आसानी से पता चल जाएगा और ये करंट पता चल गया तो V भी पता चल जाएगा। तो पूरा दारोमदार किस पे है? नोडल एक्सप्रेशन पे है। तो चलो नोडल एक्सप्रेशन पे तो फटाफट नोडल लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे नोडल एट V1, नोडल एट V1, V1 के ऊपर नोडल एक्सप्रेशन लिखें। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि V1 डिवाइडेड बाई 5 है ना, V1 माइनस 0 नहीं लिख रहा हूं बार बार, तो V1 बाई 5 अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्योंकि आप भी थोड़े से अब ग्रो हो गए। देन अब देखिए ये मैंने बताया था ना बेसिक में, बहुत सारे लोग बेसिक वाला जो नोडल बताया था ये वाला, ये इतना लाइन को देखो और जो बेसिक्स में सिखाया था उस पर स्टिक रहना। कैसे कि V1 और बाद वाला साइन कौन सा है? ये माइनस वाला साइन है। ठीक है, V1 माइनस 20 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10। आई बात समझ में? एक हो गया, दो हो गया, और ये क्या है आपका इनकमिंग, दैट इज 7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 LCM आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, V1 माइनस 20 माइनस V2 इक्वल टू 7। तो ये हो गया आपका 3V1 माइनस V2 70 और उधर चले जाएगा 2 तो 90। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखें। तो नोडल एट V2 लगाते, V2 पे लगा। अब V2 को हमें हायर पोटेंशियल एज्यूम करके चलना है। तो चलिए डायरेक्टली सबसे पहले V2 डिवाइडेड बाई 3 है ना, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस V2। अब देखिए इस बार V2 बाद वाला साइन कौन सा है? पॉजिटिव है। तो V2 प्लस 20 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 10
है ना, पिछले को भूल जाना। अब जिसका लिख रहे वही हायर पोटेंशियल, जिसका लिख रहे वही बॉस, जिस नोडल का लिख रहे वो बॉस है। चलो उसके बाद इस वाली ब्रांच में क्या करें। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस ब्रांच में आई करंट लिख देते हैं, ये आई करंट लिख देते हैं। अब देखो आई लिख दोगे तो फिर अननोन बढ़ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, देखिए V2 बाद वाला साइन माइनस प्लस बाद वाला साइन कौन सा है +20, तो यहां पर क्या हो जाएगा V2 +20 और -0 डिवाइडेड बाय 2 = 0। तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं किसी तरीके से, तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों को एलसीएम में भी दिक्कत होगी, तो मैं करके बता देता हूं। तो ये हो जाएगा 2 2 पंजे 10 3 5 3, है ना, तो 5 3 15 15 दूना 30, तो 30 हो जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ पे 30 हो गया एलसीएम। तो कितना हो जाएगा 10V2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3V2 प्लस 60 माइनस 3V1, ठीक है, और 15V2 प्लस 20 × 15, है ना, तो 15 दूना 30 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये हटा देता हूं मैं। चलो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते। तो ये हो जाएगा V1 - 3V1 और क्या है V2 है 10 और 3 13 और 15 और 15 30, तो ये हो गया 28V2, है ना। और कुछ नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे 300 और 60 360 360, ये तो उधर 0 चले जाएगा, तो ये हो गया -360, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन नंबर 2। बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है हमें, है ना। तो फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन लिख दे 3V1 - V2 = 90, और दूसरी इक्वेशन -3V1 प्लस 28V2 = 360, ठीक है। एडिशन से ही काम हो जाएगा, हमारे पास। तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल आउट, तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना 27V2 और 90 चले गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 270 -270, ठीक है, -270। तो V2 कितना हो जाएगा 27 से कम 27, तो -10 वोल्ट हो जाएगा आपका V2। तो V2 की वैल्यू आ गई है -10 वोल्ट। तो ये V2 हमारा निकल आया, ठीक है, V2 निकल आया। अब देखिए V2 निकलने के बाद क्या V1 की हमें रिक्वायरमेंट भी है क्या, पहले चेक कर लेते। तो अगर हमारा V2 आ चुका है तो क्या, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, V2 आ चुका है तो क्या मैं इस I को ऐसा लिख सकता हूँ, I क्या है हमारा, I है V2 + 20 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा क्या करंट बड़ी आसानी से आ चुका है क्या, क्योंकि V2 की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा करंट = 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 एम्पेयर, ठीक है। करंट आ चुका है 5 एम्पेयर, करंट आ गया 5 एम्पेयर, तो ये V वोल्टेज जो है V वो आ जाएगा I × 2, और मतलब कि 5 × 2 दैट इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो V की वैल्यू है 10 वोल्ट और I की वैल्यू है 5 एम्पेयर। इसका मतलब हमें ये V1 पता करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो इस चीज का खासा ध्यान रखना कि आपको पूछा क्या है, निकालना क्या है, नहीं तो कई बार नेटवर्क में हम लोग क्या है कैलकुलेट करे जा रहे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो चीज पूछी ही नहीं है, इररिलेवेंट चीज हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं और हमारा टाइम किल होगा। शुरुआत में आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो ये सारी दिक्कतें आएगी आपके सामने भी, कि आप अननेसेसरी कुछ भी निकाले जा रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख रहे हैं इस वजह से चलेगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा आप चीजें समझ जाएंगे कि नेटवर्क के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए नेटवर्क के क्वेश्चन में थॉट देना बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा क्वेश्चन और तुरंत पेन चलाने लग गए तो दिक्कत होगी। पेन चलाने से पहले दिमाग चलाना है और पहले प्लान करना है कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, करेंगे कैसे एग्जीक्यूट, पहले प्लानिंग, है ना। क्वेश्चन को देखा, प्लान करा। अब प्लान करने में ऐसा मत सोचना कि 15-20 मिनट 25 मिनट बैठे हुए हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग ही नहीं आ रहा सर, दिमाग ही नहीं, सर ने बोला था प्लान करना है, आधा घंटा हो गया पानी पीने लग गए,
2-4 बार इधर उधर हो गए, थोड़ा मैसेज रीड कर लिया, सर बोले थे प्लानिंग करना है, प्लानिंग हो ही नहीं रही है। तो ऐसा चीज़ नहीं करना है आपको। आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड देना है, 1 मिनट 2 मिनट का थॉट प्रोसेस, और खुद से बातें करना है कि क्या कर सकते हैं, करंट निकालना है तो वोल्टेज, अच्छा इसके रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। तो ये जो खुद से बात करते जाओगे ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, तो बहुत मदद करेगा आपको नेटवर्क सीखने में, और बहुत ही फैबुलस तरीके से आप नेटवर्क सीखोगे। ये मेरा वादा है। आप एक एक पॉइंट, एक एक चीज सुनते जाइएगा, हर छोटी छोटी चीज मुझे पता है कि कहाँ पे दिक्कत आती, मैं हर चीज पे फोकस करते जा रहा हूँ। ज्यादा 90% स्टूडेंट मुझसे नेटवर्क के डाउट पूछते हैं, और मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर का रेफरेंस नंबर देता हूँ कि ये लेक्चर एक बार देख लो। स्टूडेंट बोलता है सॉरी सर समझ आ गया, तो सॉरी मत बोला करो, बट हाँ आपको चीजों पे ज्यादा केयरफुली तरीके से देखोगे तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इस बात पे। नेक्स्ट हो गया पूरा कंप्लीट, वी और आई दोनों निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, फाइंड वीपी एंड वीक्यू। ठीक है, वीपी एंड वीक्यू आपके दो नोडल वोल्टेज है वो पता करने हैं। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी हमें एक स्टेप आगे दे दी है कि नोड के ऊपर वोल्टेजेस असाइन कर दी हैं। एक नोड और बचा है ये वाला, और एक हमारा ये रेफरेंस नोड है, ये हमारा क्या मान लेते हैं, रेफरेंस नोड मान लेते हैं। अब देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये नॉन रेफरेंस नोड है और ये रेफरेंस नोड है। नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स है तो वही वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज हो जाता है। ऑलरेडी एक टाइप नंबर आई थिंक सेकंड में, टाइप नंबर 2 में ये किया था हम लोगों ने कि नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स है तो वही वोल्टेज नोड का हो जाएगा, और साइन ऊपर वाला जो रहेगा वही साइन होगा, मतलब कि 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। तो अब काम बड़ा आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा सिर्फ नोडल लिखना है। तो वीपी पे लिखे एट वीपी, वीपी पे नोडल लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे नोडल लिखेंगे वीपी पे, तो कितना हो जाएगा, वीपी माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वीपी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, और ये आउटगोइंग है तो प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 आपका एलसीएम, 8 4 वीपी माइनस 40 प्लस वीपी, ये उधर चले जाएगा -2। ठीक है, तो 5 वीपी माइनस 40 इक्वल टू 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा वीपी इक्वल टू, उधर चले जाएगा 40 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया, 10 गया 30, फिर 6 चले जाएगा तो 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट क्या हो गया आपका, वीपी की वैल्यू हो गई। वीक्यू सिमिलरली अगर हमें वीक्यू निकालना है तो वीक्यू के लिए भी बड़ी आसानी से हम लोग नोडल लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं फॉन्ट साइज को। ठीक है, इसको इधर पटक देते हैं अपन, हो गया काम तो इसका। चलो अब हमें क्या करना है, एट वीक्यू, तो बड़ा आसान है, कर दो फटाफट। चलो तो VQ माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस VQ बाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है 2, तो ये हो जाएगा आपका 12 एलसीएम। ठीक है, 2 दूनो 4, 2 3 6, 4 3 12 है ना, 4 3 12, 3 VQ माइनस 30 प्लस 2 VQ इक्वल टू 2, तो ये हो गया 5 VQ माइनस 30 इक्वल टू 12 दूना 24, और VQ आ जाएगा 24 और 30, कितना हो गया, 30 और 30 60, 60 में मतलब 50, 54 डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट आपका क्या हो गया, VQ हो गया। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना था आपको इस प्रॉब्लम में कि रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के बीच का जो वोल्टेज है वो वहां पे नोडल पे हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था, उसके बाद की कहानी बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये आर की वैल्यू आपको निकालनी है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये आर की वैल्यू निकालनी है ना, प्लानिंग करेंगे, पूरा सर्किट बहुत अच्छे से देखिए, प्लानिंग करेंगे हम लोग। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है तो हमें अगर इसके अक्रॉस कुछ भी प्लस माइनस मान सकते हैं, अभी मैंने कुछ भी अज्यूम कर लिया, V अगर ये वोल्टेज आ जाए और इसके अंदर जाने वाला अगर करंट पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए, करंट पता चल जाए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई, V डिवाइडेड बाई आई, दैट इज रेजिस्टेंस, है ना। आर की वैल्यू पूछिए। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहां पर अगर हम लोग देखें बहुत अच्छे से, तो ये अगर हमारा रेफरेंस हो जाए, ये हमारा क्या हो जाए, रेफरेंस हो जाए, और ये नोड हो जाए अगर किसी तरीके से क्या नोड है ही सही वो, और यहां पर नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के बीच में वोल्टेज सोर्स है, तो ये 100 वोल्ट है और ये हमारा 40 वोल्ट है। कर सकते हैं ऊपर, यही वोल्टेज रहेंगे नोड के ऊपर। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो V है, ये V किससे घिरा हो गया, देखो ये जो V है प्लस माइनस V, एक एंड पे है 100 और एक एंड पे है आपका 40 वोल्ट। तो इसका मतलब पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा है, मतलब सही हमने लिया था, प्लस माइनस सही लिखा था। तो V क्या आ जाएगा, V इज द डिफरेंस बिटवीन 100 माइनस 40 दैट इज 60। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 60 डिवाइडेड बाई करंट। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ये वोल्टेज जो है ये इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस, ऑब्वियस है, तो कॉमन सेंस से मेहनत करके दिखाया बस, बाकी तो आप ऑरली भी बोल सकते थे। अब हमें मुद्दा ये है कि हमें सिर्फ ये करंट पता चल जाए तो काम हो जाएगा। जस्ट करंट की वैल्यू रखेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। अब करंट की वैल्यू पता करने के लिए देखिए यहां पर क्या है, करंट की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो एक तो ये हमारा 10 एम्पेयर दे रखा है, ये करंट अगर पता चल जाए तो हम KCL लिख के ये करंट आसानी से पता कर लेंगे। तो अगर इस करंट को मैं थोड़ी देर के लिए I1 करंट मान लेता हूं, है ना, इस करंट को थोड़ी देर के लिए मैं I1 करंट मान लूं, तो यहां पर अगर मैं KCL लिखूं A पॉइंट पे, KCL एट A, ठीक है, तो इनकमिंग कितना है 10 और आउटगोइंग कितना है I प्लस I1। इसका मतलब है कि अगर मुझे I करंट चाहिए तो 10 माइनस I1 हो जाएगा, और ये I1 अगर पता चल गया तो काम हो जाएगा। और I1 अगर पता करना है, इसका मतलब ये वोल्टेज अगर हमें पता चल जाए तो इस वोल्टेज को मैं बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं बोल देता हूं कोई V1 वोल्टेज, ऐसा कुछ भी एज्यूम कर लिया, V1 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज अगर पता चल गया तो काम हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना नोडल लगा देता हूं इस वोल्टेज के लिए। तो मैंने यहां क्या किया, नोडल एट V1, तो ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 14 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V1 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ही इक्वेशन है हमारे पास, एक ही अननोन है, तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 14 LCM, है ना, 2 7 14 7, तो 14 LCM V1 माइनस 100 और ये हो जाएगा 7V1 और 14V1 माइनस 14 चौक 56, ये 0 हो गया। V1 कितना हो गया 14 और 7 21 और 22 V1 और 556, तो ये हो गया आपका 660। तो 22, ये कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 22, 11 दूना, है ना, 11 दूना 22, 11 मतलब इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो 22 से कम 22 3 66, तो 30। तो V1 कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो V1 30 वोल्ट हो गया। तो अब है ना, V1 कितना हो गया 30 वोल्ट, तो ये I1 निकालना आसान हो गया। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा आपका 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हो गया 70 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 पंजे 70, है ना, 14 पंजे 70 और 5 आ जाएगा। तो I कितना हो गया 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 एम्पेयर। तो I करंट कितना हो गया आपका 5 एम्पेयर, और 5 अगर हम लोग यहां पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 12 ओम इज द आंसर। तो R की वैल्यू कितनी हो गई 12 ओम हो गई। सो इस तरीके से हमारा R का वैल्यू आ गया है 12 ओम।
मजा आया इस क्वेश्चन में। देखिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम लोगों ने देखिए आर पूछा था तो वी और आई का रेशो देखा, फिर हमारा वी एलिमिनेट हुआ, वहां से हमें वी पता चल गया। उसके बाद हमें पता था कि करंट अगर निकालना है तो ये करंट की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। I1 पता करने के लिए वे वोल्टेज पता करना पड़ेगा। इस वोल्टेज को पता करने के लिए हमने नोडल लगाया, नोडल से हमारा काम आसान हुआ, ये करंट निकाला। ये करंट निकलने के बाद KCL में हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू वापस यहाँ पे पुट किया तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 12 ओम। तो आपको प्रोसीजर वाइज सॉल्व करना है। देखिए नेटवर्क के क्वेश्चन क्या होते हैं ना, प्लानिंग जब करोगे आपको तो उसको 2-3 हिस्सों में प्लानिंग होगी। आपको पहली स्टेप से ही आंसर दिखने नहीं लगेगा कई बार। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, नेटवर्क का क्वेश्चन देखते हैं, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, गलती कहां होती है, बेसिक जो गलती होती है, क्वेश्चन देख के आप डायरेक्ट फाइनल आंसर लाने का सोचते हैं। क्वेश्चन देख के डायरेक्ट फाइनल आंसर लाने का सोचते हैं और गेट में ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को देखना है और जो पूछा है वो जो अननोन है उसको निकालने के लिए कहां से जो हमें, देखिए अब हमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमें आर पूछा था बट उस आर तक पहुंचने के लिए हमें वी, चलो वी तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, वी के बाद हमें आई तक पहुंचना पड़ा, उस आई तक पहुंचने के लिए हमें I1 तक जाना पड़ा, उस I1 को निकालने के लिए हमें कहां तक जाना पड़ा, V1 तक जाना पड़ा। मतलब देखो प्रोसीजर देखो, हमें अगर R कैलकुलेट करना था तो R के पहले V के पहले हमें अगर I फाइंड आउट करना था तो उसके पहले हमें किस पे, I1 पे जाना पड़ा, I1 पे जाने के बाद V1 पे जाना पड़ा और V1 से फिर हमारा I आया, उसके बाद हमने क्या किया, इस I और V से फिर हमारा आंसर निकाला। तो कई बार जो आपको डायरेक्टली पूछा है, स्टूडेंट या कोई भी जो नया नया नेटवर्क सीखता है तो वो सोचता है कि क्वेश्चन में पढ़ूं, गलती क्या करता है, क्वेश्चन में पढ़ूं और जो पूछा है उसी पे फोकस करता रहता है, उसका पूरा ध्यान ये कैसे निकालूं, ये कैसे निकालूं। आप ये देखो जो आपसे पूछा है वो निकालने के लिए किन चीजों की जरूरत है, वो चीजें कहां से निकलेगी, इतना सोच लिया तो काम आसान बन जाएगा। तो नेटवर्क में इसी चीज का ध्यान रखना है आपको, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। तो मजा आ रहा होगा नोडल के क्वेश्चन करने में, क्योंकि नोडल मैं मानता हूं पूरे नेटवर्क थ्योरी में 95% क्वेश्चन नोडल से सॉल्व हो जाएंगे। आपको और कोई टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दूसरी टेक्निक इसलिए जरूरी है क्योंकि हर टेक्निक का, जैसे क्या होता है ना, आपके पास मैं 2 चीजें दे दूं काटने के लिए, एक कुल्हाड़ी दे दूं, है ना, कुल्हाड़ी दे दूं, या फिर मैं चाकू दे दूं और मैं बोलूं कि पेड़ को काटना है, तो क्या आप चाकू से काट पाएंगे पेड़ को? नहीं, वहां तो कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी हमें। अगर मैं बोलूं आपको कि भाई आपको प्याज काटना है, घर में आलू काटना है, तो क्या कुल्हाड़ी से काटेंगे? नहीं, वहां चाकू का काम है। तो कोई भी चीज का यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर, चाहे वो चीज छोटी हो, चाहे उसका एप्लीकेशन कम हो, बट कुछ तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है ना कि जहां पे वो चीज सबसे ज्यादा फेवरेबल होगी। जैसे हमने प्याज को या आलू को चाकू से काटा तो ये उस चाकू की इंपॉर्टेंस ज्यादा है उस टाइम पे। आप कर तो कुल्हाड़ी से भी सकते हो बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको बड़े बड़े नोडल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट KCL KVL से सॉल्व हो जाएगा। तो क्यों हम फिर नोडल अप्लाई करें? समझे कि नहीं एग्जाम्पल वो कुल्हाड़ी चाकू वाला? तो यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क में। इसी वजह से आप देखोगे मैंने KVL KCL ओम्स लॉ इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए, ताकि आपको बार बार ऐसा नहीं को नोडल लिखने लगो। नोडल से हो सकता है, कुल्हाड़ी से पेड़ भी कट सकता है, प्याज भी कट सकता है, आलू भी कट सकता है, बट क्या प्रैक्टिकल जो फिजिबिलिटी है, जो उसका तरीका है, क्या वो सही है? नहीं है। चाकू से ज्यादा अच्छा तरीका है काटने का। तो वही चीज है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए KVL KCL से हो सकता है तो फिर हम नोडल नहीं लगाएंगे। और अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम पता कैसे करेंगे किससे करना है, कौन से मेथड से करना है? ये धीरे धीरे सीखोगे आप। जब आप सारे क्वेश्चंस 3-4 बार, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ये 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, हाँ इस क्वेश्चन में हमें ये अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है। शुरू में ये भी होगा कि सर शुरुआत नहीं कर पाते, एक बार शुरुआत मिल जाए ना, 2 लाइन कोई बता दे कैसे करना है, फिर तो हम पूरा सॉल्व कर देंगे। बट वो 2 लाइन सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा, जो भी नेटवर्क सीखेंगे उनके साथ होगा। शुरुआत में आपको स्टेप नहीं मिलेगी कहां से स्टार्ट करें, बट धीरे 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 सब सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने एक कोर्स डिजाइन किया, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर क्योंकि लेंथ 25-30 के बीच में हो गई है, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा जो कि नोडल का, वहां पे बेहतरीन कुछ 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे। एक सुपर नोड का भी क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ताकि आपको सुपर नोड के क्वेश्चन कैसे हैंडल करना वो भी पता चल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।